यूरोप और एशिया के बीच बसा काकेशस क्षेत्र जमीन के झगड़ों और जातीय तनावों के लंबे इतिहास का गवाह रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का संघर्ष। ये दोनों पूर्व सोवियत गणराज्य नागोर्नो कराबाख के पहाड़ी इलाके को लेकर एक सदी से लड़ रहे हैं। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से यहाँ ज्यादातर आर्मेनियाई लोग रहते आए हैं। जनसंख्या के इस असंतुलन और रूसी साम्राज्य के पतन से चले आ रहे पुराने गिले शिकवे ने दशकों तक संघर्ष, विस्थापन और अविश्वास को बढ़ावा दिया है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को आजादी का मौका दिया, लेकिन इसने नागोर्नो कराबाख को लेकर एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत भी कर दी। 1993 में जब युद्ध विराम हुआ, तब तक आर्मेनियाई सेना ने इस क्षेत्र और अजरबैजान के आसपास के कई जिलों पर कब्जा कर लिया था। इस जीत ने विवादित क्षेत्र पर आर्मेनियाई नियंत्रण को मजबूत तो किया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप लाखों अजरबैजानियों को विस्थापित होना पड़ा और दोनों समाजों पर गहरे जख्म रह गए। इसके बाद के दशक एक नाजुक शांति के दौर थे, जिसमें बीच बीच में हिंसा भड़कती रहती थी और बातचीत भी नाकाम होती रही। फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता वाले OSCE मिन्स्क समूह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्थायी समाधान की कोशिश की, लेकिन मूल मुद्दे अनसुलझे ही रहे। नागोर्नो कराबाख की अनसुलझी स्थिति, युद्ध के सदमे और लोगों के विस्थापन ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती थी। जैसे जैसे दुनिया 2020 के दशक में प्रवेश कर रही थी, काकेशस में जमा हुआ संघर्ष पिघलना शुरू हो गया, जिससे एक ऐसे नाटकीय बदलाव का मंच तैयार हुआ जिसने इस क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और आर्मेनिया तथा अजरबैजान दोनों के लिए गंभीर परिणाम हुए। नागोर्नो कराबाख संघर्ष पर छाई सापेक्षिक शांति सितंबर 2020 में टूट गई। तुर्की से सैन्य सहायता से मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय उदासीनता से उत्साहित होकर अजरबैजान ने 3 दशक पहले खोए हुए क्षेत्र को वापस लेने के लिए एक पूर्ण सैन्य हमला शुरू कर दिया। 46 दिनों तक चले इस युद्ध में, जिसमें आधुनिक ड्रोन और भारी तोपों का इस्तेमाल किया गया, अजरबैजान को निर्णायक जीत मिली। लड़ाई का अंत रूस द्वारा कराए गए युद्ध विराम समझौते से हुआ, जिसके तहत नागोर्नो कराबाख के बड़े हिस्से पर अजरबैजान का नियंत्रण हो गया। इस समझौते ने तत्काल रक्तपात तो रोक दिया, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे ही रहे, जिनमें विवादित क्षेत्र की अंतिम स्थिति और इस क्षेत्र में रह रही आर्मेनियाई आबादी की सुरक्षा शामिल है। नागोर्नो कराबाख के बचे हुए हिस्से में आर्मेनियाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लाचिन कॉरिडोर से आवाजाही की गारंटी देने के काम पर तैनात रूसी शांति सैनिकों की मौजूदगी आगे के तनाव और हिंसा को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुई। 2023 में तनाव एक बार फिर बियाज गया। अजरबैजान ने एक नया हमला शुरू किया, नागोर्नो कराबाख के बचे हुए हिस्सों पर कब्जा कर लिया और 1 लाख से ज्यादा आर्मेनियाई लोगों को विस्थापित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से निंदा किए गए इस हमले ने जातीय सफाई और नागरिकों व सांस्कृतिक विरासत स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाने के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। 2020 और 2023 की घटनाओं ने नागोर्नो कराबाख संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अजरबैजान की सैन्य जीत ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल कर रख दिया, जिससे आर्मेनिया के पास सीमित विकल्प रह गए और उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। सैन्य संतुलन में नाटकीय बदलाव और दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास के बावजूद आर्मेनिया और अजरबैजान 2020 के युद्ध के बाद से अस्थायी शांति वार्ता में लगे हुए हैं। रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता वाली इन बातचीतों से कुछ सीमित प्रगति हुई है, जिसमें कैदियों की अदला बदली और सीमांकन पर समझौते शामिल हैं। हालांकि बुनियादी मतभेद अभी भी हैं, खासकर नागोर्नो कराबाख की स्थिति और विस्थापित आबादी के अधिकारों को लेकर। अपनी सैन्य सफलता से उत्साहित अजरबैजान अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देता है और मांग करता है कि आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख को अजरबैजान के क्षेत्र के तौर पर मान्यता दे। आंतरिक राजनीतिक मतभेदों का सामना कर रहा और आगे रियायतें देने से सावधान आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख में रह रही आर्मेनियाई आबादी के लिए सुरक्षा गारंटी और संघर्ष से विस्थापित लोगों के अधिकारों और भविष्य के समाधान के लिए एक तंत्र चाहता है। बातचीत की जटिलता को और बढ़ाता है
2020 के युद्ध के बाद नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई सांस्कृतिक विरासत स्थलों का विनाश। चर्च, मठ, कब्रिस्तान और पूरे गांव क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, जिससे सांस्कृतिक सफाई के आरोप लगे हैं और दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई है। स्थायी शांति का रास्ता अभी भी मुश्किलों से भरा है। दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी, हिंसा और विस्थापन की विरासत और परस्पर विरोधी हितों वाले बाहरी ताकतों की भागीदारी, ये सब बातचीत के जरिए समाधान के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष केवल एक द्विपक्षीय विवाद नहीं है, यह क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति से गहराई से जुड़ा है। दक्षिण काकेशस में पारंपरिक रूप से एक प्रमुख खिलाड़ी रूस का प्रभाव यूक्रेन पर उसके आक्रमण के बाद कम हुआ है। दूसरी ओर तुर्की एक ज्यादा दबंग भूमिका में उभरा है, जिसने 2020 के युद्ध के दौरान अजरबैजान को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाला पश्चिम बढ़ते संघर्ष के लिए एक सुसंगत और प्रभावी प्रतिक्रिया खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। हिंसा की निंदा करने और बातचीत के जरिए समाधान का आह्वान करने के बावजूद पश्चिमी ताकतें किसी भी पक्ष को नाराज करने या किसी अन्य क्षेत्रीय संघर्ष में फंसने के डर से किसी सार्थक तरीके से शामिल होने से हिचकिचा रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनके लंबे संघर्ष के परिणाम न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि व्यापक दक्षिण काकेशस क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी गंभीर होंगे। एक स्थायी शांति के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करे, सभी आबादी की सुरक्षा और मानवाधिकार सुनिश्चित करे और सुलह और सह अस्तित्व के लिए एक तंत्र प्रदान करे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे हासिल करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधन जुटा पाता है या नहीं, यह देखा जाना बाकी है। दिसंबर 2020 में सीरिया के लंबे समय के शासक बशर अल असद सत्ता से बेदखल हो गए। सालों के क्रूर गृहयुद्ध के बाद उनके हटने से सीरिया बिखर गया। देश के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। उत्तर पूर्व में एक कुर्द नेतृत्व वाला समूह, जिसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या एसडीएफ कहते हैं, एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। एसडीएफ का गठन 2014 में अमेरिका के समर्थन से हुआ था। अमेरिका ने एसडीएफ को आईसिस के खिलाफ लड़ाई में एक कीमती सहयोगी के रूप में देखा। आईसिस एक आतंकवादी समूह था जिसने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। एसडीएफ आईसिस के खिलाफ एक प्रभावी लड़ाकू सेना साबित हुई। उन्होंने सीरिया में आईसिस के गिरहों से उसे बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईसिस के खिलाफ एसडीएफ की सफलता एक कीमत पर मिली। उन्हें भारी नुकसान हुआ और उनका इलाका लड़ाई से तबाह हो गया। इन चुनौतियों के बावजूद एसडीएफ संघर्ष से सीरिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक के रूप में उभरा। अब वे देश के लगभग 1/3 हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, खासकर उत्तर पूर्व में, जहां कुर्दों की एक बड़ी आबादी रहती है। असद के चले जाने के साथ सीरिया एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। देश बंटा हुआ है और विभिन्न गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं। इस नए परिदृश्य में एसडीएफ एक प्रमुख खिलाड़ी है और उनकी पसंद देश के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। एसडीएफ का प्राथमिक लक्ष्य आईसिस को हराना था। कुर्द मिलिशिया में अपनी जड़ों वाला यह समूह उत्तरी सीरिया के पहाड़ों में लड़ने का अनुभव रखता था। अमेरिका ने एसडीएफ में एक अवसर देखा। अमेरिकी सलाहकार और हवाई शक्ति एसडीएफ को एक शक्तिशाली जमीनी सेना में बदल देंगे। एसडीएफ एक सक्षम और प्रतिबद्ध भागीदार साबित हुआ। उन्होंने आईसिस के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, एक के बाद एक शहर को आतंकवादी समूह की चपेट से आजाद कराया। आईसिस पर एसडीएफ की जीत सीरियाई संघर्ष में एक बड़ा मोड़ थी। इसने सीरिया में आईसिस के अंत की शुरुआत की। हालांकि आईसिस के खिलाफ लड़ाई चुनौतियों के बिना नहीं थी। एसडीएफ लगातार हथियारों और युद्धाभ्यास में पिछड़ रहा था। आईसिस ने आत्मघाती हमलावरों, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और मानव ढाल का घातक प्रभाव से इस्तेमाल किया। एसडीएफ ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया। उन्होंने शहरी वातावरण में लड़ना और आईसिस की क्रूर रणनीति का मुकाबला करना सीखा। एसडीएफ की जीत भारी कीमत पर मिली। उनके हजारों लड़ाके मारे गए और कई जख्मी हुए। लड़ाई ने लाखों लोगों को विस्थापित भी किया और व्यापक विनाश किया। आईसिस पर एसडीएफ की जीत उनकी बहादुरी, उनकी प्रतिबद्धता और उनके बलिदान का प्रमाण थी। तुर्की एसडीएफ का मुखर आलोचक रहा है।
तुर्की सरकार एसडीएफ को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके के विस्तार के रूप में देखती है। पीकेके एक कुर्द अलगाववादी समूह है जो दशकों से तुर्की के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ रहा है। तुर्की पीकेके को एक आतंकवादी संगठन मानता है। एसडीएफ के प्रति तुर्की के विरोध ने अमेरिका को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अमेरिका लंबे समय से तुर्की को अपना करीबी सहयोगी मानता रहा है। हालांकि अमेरिका सीरिया में आईसिस के खिलाफ अपनी लड़ाई में एसडीएफ पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इससे अमेरिका और तुर्की के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने तुर्की के साथ अपने संबंधों और एसडीएफ के लिए अपने समर्थन को संतुलित करने की कोशिश की है। अमेरिका ने एसडीएफ को हथियार, प्रशिक्षण और हवाई सहायता प्रदान की है। हालांकि अमेरिका ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से भी हिचकिचा रहा है जिससे तुर्की के साथ उसके संबंध खतरे में पड़े। उदाहरण के लिए अमेरिका ने एसडीएफ को भारी हथियार देने से इनकार कर दिया है जिनका इस्तेमाल तुर्की के खिलाफ किया जा सकता है। अमेरिका ने तुर्की को यह भी आश्वस्त करने की कोशिश की है कि एसडीएफ कोई खतरा नहीं है। अमेरिका ने एसडीएफ को पीकेके से दूरी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अमेरिका ने तुर्की से एसडीएफ के साथ अपने व्यवहार में संयम बरतने का भी आग्रह किया है। इन प्रयासों के बावजूद अमेरिका और तुर्की के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। एसडीएफ का भविष्य अनिश्चित है। समूह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें तुर्की के आक्रमण का खतरा, सीरिया से अमेरिका के हटने की संभावना और एक बड़ी और विविध आबादी को नियंत्रित करने की चुनौती शामिल है। एसडीएफ ने कहा है कि वह सीरियाई सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सीरियाई सरकार एसडीएफ को वह स्वायत्तता देने को तैयार है या नहीं जिसकी वह मांग कर रही है। एसडीएफ उत्तर पूर्वी सीरिया पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की भी कोशिश कर रहा है। समूह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में एक नागरिक प्रशासन स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। एसडीएफ सीरिया में अन्य समूहों के साथ संबंध बनाने की भी कोशिश कर रहा है। एसडीएफ का लक्ष्य उत्तर पूर्वी सीरिया के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य बनाना है। एसडीएफ की सफलता या विफलता का सीरिया के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एसडीएफ एक दौराहे पर है। समूह ने कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है। हालांकि आने वाले वर्षों में एसडीएफ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एसडीएफ जो चुनाव करता है उसका न केवल समूह के भविष्य पर बल्कि सीरिया के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। पहला विश्व युद्ध पूरे यूरोप में फैला हुआ था। लाखों लोग मारे गए थे और कई साम्राज्य टूटने के कगार पर थे। रूस में इसी अराजकता के बीच एक क्रांति हुई जिसने 20वीं सदी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों से रूस पर राज करने वाला रोमानोव राजवंश उखाड़ फेंका गया और जार निकोलस द्वितीय अपने परिवार समेत मार दिए गए। इस क्रांति की राख से एक नई शक्ति का उदय हुआ, सोवियत संघ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में सोवियत संघ की नींव मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों पर रखी गई थी। ये विचारधारा निजी संपत्ति को खत्म करके एक समाजवादी राज्य बनाने की बात करती थी। बोल्शेविक एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां वर्ग भेद न हो, जहां मजदूर उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करें। लेकिन ये सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं हुआ। सोवियत संघ के शुरुआती साल गृहयुद्ध, अकाल और क्रूर राजनीतिक दमन से भरे थे, क्योंकि लेनिन और बोल्शेविक अपनी सत्ता मजबूत कर रहे थे। इन सब मुश्किलों के बावजूद लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने आकार लेना शुरू कर दिया। विशाल रशियाई साम्राज्य को कई गणराज्यों के संघ में बदल दिया गया, जिसमें रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद एक सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें अंत में जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के नए नेता बनकर उभरे। स्टालिन का शासन मानव इतिहास के सबसे अहम और भयानक शासनों में से एक साबित हुआ। उन्होंने सोवियत संघ को एक ऐसे देश में बदल दिया जहां सरकार का हर जगह नियंत्रण था और अपने शासन के किसी भी विरोध को बेरहमी से कुचल दिया। उनके शासनकाल में लाखों लोग मारे गए, लेकिन स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का औद्योगिकरण भी तेजी से हुआ, जिससे वह एक प्रमुख सैन्य और औद्योगिक शक्ति बन गया। 1930 के दशक में स्टालिन की नीतियों की क्रूरता साफ दिखाई दी। खेती में जबरन सामूहिकीकरण,
जिसका उद्देश्य भूमि को इकट्ठा करना और उत्पादकता बढ़ाना था, व्यापक अकाल का कारण बना, खासकर यूक्रेन में, जिसे होलोडोमोर के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग भूख से मर गए क्योंकि सरकार ने अनाज जब्त कर लिया और पारंपरिक खेती के तरीकों को रोक दिया। इसके साथ ही स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे तेजी से औद्योगिकरण और कृषि के सामूहिकीकरण पर जोर दिया गया। इन योजनाओं से औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन इसकी भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। अथाह दुख के बावजूद सोवियत संघ ने औद्योगिक और सैन्य विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की। देश, जो कभी मुख्य रूप से कृषि प्रधान था, तेजी से शहरीकृत हुआ। लाखों लोग कारखानों में काम करने के लिए शहरों की ओर चले गए। इस काल में सोवियत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी उदय हुआ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और परमाणु भौतिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान सोवियत संघ की उपलब्धियों को स्टालिन के शासन की क्रूरता से अलग नहीं किया जा सकता है। ग्रेट पर्ज, जो कि राजनीतिक दमन और आतंक का एक अभियान था, ने स्टालिन की सत्ता के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म कर दिया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, बुद्धिजीवी, कलाकार और आम नागरिक शामिल थे। लाखों लोगों को मार डाला गया या गुलाग व्यवस्था के श्रम शिविरों में भेज दिया गया, जहां उन्हें अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई लोग मारे गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ दुनिया एक बार फिर अराजकता में डूब गई। सोवियत संघ, जो शुरू में मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि के माध्यम से नाजी जर्मनी के साथ संबद्ध था, 1941 में हिटलर की सेनाओं द्वारा आक्रमण का शिकार हो गया। सोवियत संघ में ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर के नाम से जाना जाने वाला यह संघर्ष एक क्रूर युद्ध था, जिसने देश को तबाह कर दिया। भारी नुकसान झेलने के बावजूद सोवियत लोगों ने नाजी आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक, युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसके कारण अंततः नाजी जर्मनी की हार हुई। हालांकि यह जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली। लाखों सोवियत सैनिक और नागरिक मारे गए और देश के बड़े हिस्से बर्बाद हो गए। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। उसकी सैन्य ताकत निर्विवाद थी और उसका प्रभाव पूर्वी यूरोप तक फैल गया, जो सोवियत नियंत्रण में आ गया। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्धकालीन गठबंधन जल्दी ही अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता में बदल गया, जिसने शीत युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके सहयोगियों के बीच भू राजनीतिक तनाव का दौर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में छाया रहा। यह विचारधाराओं का टकराव था, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, लोकतंत्र बनाम टोटलिटेरियनिज्म। दोनों महाशक्तियां एक वैश्विक शतरंज के खेल में उलझी रहीं। छद्म युद्धों का समर्थन, जासूसी में संलग्न और विशाल परमाणु हथियार जमा करती रहीं। शीत युद्ध में सैन्य गठबंधनों का गठन हुआ, नाटो, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, और वारसा पैक्ट, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध के बेहद करीब आ गई। इस पूरी अवधि के दौरान सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, कम्युनिस्ट शासनों का समर्थन किया और असंतोष को दबा दिया। सोवियत संघ के भीतर युद्ध के बाद की अवधि में पुनर्निर्माण और समेकन का दौर देखा गया। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद एक शक्ति संघर्ष हुआ, जिसमें निकिता क्रुश्चेव अंततः नए नेता के रूप में उभरे। क्रुश्चेव ने स्टालिन के अपराधों की निंदा की और सोवियत समाज पर कुछ प्रतिबंधों को ढीला करते हुए डिस्टालिनीकरण की अवधि शुरू की। हालांकि सोवियत संघ सीमित स्वतंत्रता वाला एक दलीय राज्य बना रहा। ऑस्ट्रेलिया, विशाल रेगिस्तानों और हरे भरे वर्षावनों का देश। ये प्राचीन कहानियों और आधुनिक शहरों का स्थान है। ये द्वीप महाद्वीप पृथ्वी पर कहीं और जैसा नहीं है। ये अनोखी सुंदरता और विरोधाभासों की भूमि है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा देश है। यह हिंद और प्रशांत महासागरों से घिरा हुआ है। इन पानी ने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास और उसके लोगों को आकार दिया है।
पहले निवासियों से लेकर आज के ऑस्ट्रेलियाई लोगों तक इस भूमि ने कलाकारों और साहसी लोगों को प्रेरित किया है। इसका अनोखा चरित्र दुनिया को आकर्षित करता रहता है। आइए हम ऑस्ट्रेलिया के अजूबों का पता लगाएं। ऑस्ट्रेलिया की कहानी बहुत पहले शुरू होती है। लाखों साल पहले ये एक महाद्वीप का हिस्सा था। पृथ्वी की प्लेटें खिसक गईं और हिल गईं। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। इस लंबे अलगाव ने एक अनोखा वातावरण बनाया। अन्य भूमि से कुछ प्रभावों के साथ परिदृश्य विकसित हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट पौधों और जानवरों की व्याख्या करता है। भूमि इस प्राचीन अतीत का प्रमाण रखती है। जीवाश्म विलुप्त जीवों की कहानियां बताते हैं। रॉक फॉर्मेशन भूवैज्ञानिक समय की शक्ति को प्रकट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के इतिहास का एक जीवित संग्रहालय है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले पहले लोग उत्तर से आए थे। उन्होंने भूमि पुलों और समुद्रों की यात्रा की। ये पहले ऑस्ट्रेलियाई पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियां हैं। आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई भूमि के साथ सद्भाव में रहते थे। वे कुशल शिकारी और संग्रहकर्ता थे। उनके कानून और रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। कहानियों और गीतों ने उनके इतिहास को जीवित रखा। भूमि से उनका संबंध आध्यात्मिक और गहरा है। आज आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई अपने प्राचीन ज्ञान को साझा करना जारी रखते हैं। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक पहुंचे। उन्होंने ब्रिटेन के लिए पूर्वी तट पर दावा किया। इसने ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेश की शुरुआत को चिह्नित किया। आदिवासी लोगों के लिए जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वे अपनी भूमि से विस्थापित हो गए थे। कई लोगों को कठिनाई और अन्याय का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने उपनिवेश स्थापित किए और जीवन के नए तरीके लाए। अपराधियों को सजा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। मुक्त बसने वाले अवसर की तलाश में आए। एक राष्ट्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया का विकास हुआ। नए शहर बने। खेती और खनन जैसे उद्योग विकसित हुए। हालांकि यह प्रगति मूल निवासियों की कीमत पर हुई। भाग 5। धूप से झुलसी भूमि। ऑस्ट्रेलिया विविध परिदृश्यों का देश है। विशाल रेगिस्तान आंतरिक भाग पर हावी है। आउटबैक उबड़ खाबड़ सुंदरता और कठोर परिस्थितियों का स्थान है। तट के किनारे रेतीले समुद्र तट और हरे भरे वर्षावन है। ग्रेट बैरियर रीफ पानी के नीचे की दुनिया का एक अजूबा है। विशाल पहाड़ और उपजाऊ घाटियां तस्वीर को पूरा करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा चरित्र है। जलवायु बहुत भिन्न होती है। उत्तर उष्णकटिबंधीय है, जबकि दक्षिण में 4 अलग अलग मौसम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल चरम सीमाओं का ताना बाना है। भाग 6। बड़े और छोटे जीव। ऑस्ट्रेलिया वन्यजीवों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर है। कई जानवर पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। कंगारू, कोआला और गर्भ प्रतिष्ठित मार्सुपियल हैं। एमू एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी है जो महाद्वीप का प्रतीक है। समुद्र में व्हेल, डॉल्फिन और शार्क पनपते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जैव विविधता एक अनमोल खजाना है। हालांकि कई प्रजातियों को खतरों का सामना करना पड़ता है। आवास का नुकसान और जलवायु परिवर्तन गंभीर चिंताएं हैं। इस अनोखे वन्य जीव की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7। ऑस्ट्रेलियाई तरीका। ऑस्ट्रेलियाई अपने शांत रवैये और बाहर के प्यार के लिए जाने जाते हैं। समुद्र तट कई लोगों के जीवन का केंद्र बिंदु है। खेल एक राष्ट्रीय जुनून है। ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति विविध और बहुसांस्कृतिक है। दुनिया भर के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाया है। संस्कृतियों का यह मिश्रण एक जीवंत और गतिशील समाज बनाता है। ऑस्ट्रेलियाई निष्पक्षता, मित्रता और निष्पक्षता को महत्व देते हैं। उन्हें अपनी विरासत और दुनिया में अपनी जगह पर गर्व है। भाग 8। एक रूपांतरित राष्ट्र। 20वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह एक अधिक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ब्रिटेन से संबंध ढीले हुए। ऑस्ट्रेलिया ने अपना रास्ता खुद बनाया। गैर यूरोपीय देशों से आप्रवासन बढ़ा। यह नई परंपराएं और दृष्टिकोण लाया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया। आज ऑस्ट्रेलिया एक आधुनिक विकसित देश है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसके लोग जीवन स्तर के उच्च स्तर का आनंद लेते हैं। भाग 9। विश्व मंच पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैश्विक समुदाय का एक सम्मानित सदस्य है। ये लोकतंत्र और मानवाधिकारों का प्रबल समर्थक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के प्रयासों में योगदान देता है। ऑस्ट्रेलिया को जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये एक उज्जवल भविष्य वाला एक लचीला राष्ट्र है।
अपने प्राचीन मूल से लेकर अपनी आधुनिक उपलब्धियों तक ऑस्ट्रेलिया दुनिया को आकर्षित करता रहता है। यह अनंत संभावनाओं की भूमि है, जहां रोमांच की भावना जीवित रहती है।